हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892 के बाद आज हम पॉलिटी में पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद 1909 आज हम शुरू करेंगे। और भारत परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909 को भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। जो लॉर्ड मार्ले थे वो कौन थे? इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। भारत के सचिव अब लॉर्ड मिंटो कौन थे? ये भारत में वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो कौन थे? भारत में वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय थे। कौन थे? भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मार्ले कौन थे? भारत के सचिव थे इंग्लैंड में। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय थे। ठीक। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव थे, इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। और जो लॉर्ड मिंटो थे भारत के वायसराय थे। कौन थे? भारत के वायसराय थे। ठीक। और इस अधिनियम को लाने का जो मकसद था, इस अधिनियम को लाने का मकसद मतलब जो भारत परिषद अधिनियम 1892 था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना था। ये दोषों को दूर करना था। ठीक। इस अधिनियम का जो मकसद था इन दोनों लोगों का, क्या था? इसमें जो दोष था, भारत परिषद अधिनियम 1892 में जो कमियां थी, इन कमियों को दूर करने के लिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो चालू हुआ था, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसीलिए लाया गया था। इसमें क्या था? मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना था और उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। क्या करना था? उग्रवाद और राष्ट्रीय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। ठीक। और इस अधिनियम के तहत और क्या होता है? जो कार्यकारिणी परिषद थी वायसराय की, उसमें फैलाव होने लगता है और विस्तार होने लगता है। इस अधिनियम के तहत जो कार्यकारिणी परिषद में पहले 16 सदस्य हुआ करते थे, मैंने बताया ना पिछले वीडियो में, ये पहले 16 सदस्य हुआ करते थे। इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो जाती है? 60 हो जाती है। ये किसमें? केंद्रीय परिषद में होता है। किसमें होता है? केंद्रीय परिषद में होता है। और जो प्रांतीय परिषद था, जिसे राज्य विधान परिषद कहा गया था, प्रांतीय परिषद में जो संख्या थी वो अलग अलग थी। क्या थी? अलग अलग संख्या थी। और जो केंद्रीय परिषद था, जो ये हमारा केंद्रीय परिषद है, इसमें जो सरकारी समिति थी, इसमें जो था सरकारी बहुमत का ही प्रावधान रखा गया। मतलब केंद्रीय परिषद जो था, इसमें सरकारी बहुमत का प्रावधान रखा गया। लेकिन जो प्रांतीय परिषद हमारा जो था, प्रांतीय परिषद, इसमें गैर सरकारी भी थे। ठीक। आप लोग समझेंगे इस बात को। ठीक।
और इसमें क्या होता है, इस अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें मतलब पृथक क्वेश्चन करने के, पृथक प्रश्न करने का भी अधिकार आ गया। इसमें इसका भी प्रावधान आ गया कि पूरक प्रश्न पूछना और बजट संकल्प का भी प्रावधान। पूरक प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, प्रश्न और पूरक प्रश्न और बजट पर संकल्प, बजट बजट पर संकल्प, संकल्प का प्रावधान। ये रही हमारी भारत परिषद अधिनियम 1909 की टॉपिक। और इसमें क्या होता है कि जो वायसराय की कार्यकारिणी, जो कार्यपालिक परिषद हुआ करती है, जिसमें पहले 16 सदस्य फिर बढ़कर के 60 सदस्य होते हैं, इसमें इसी अधिनियम 1909 में ही, भारत परिषद अधिनियम 1909 में ही प्रथम भारतीय को सदस्यता मिलती है। कोई ऐसा व्यक्ति पहली बार शामिल होता है जो भारतीय था, और उसका नाम क्या था? एसपी सिन्हा थे। एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा। इनका पूरा नाम क्या था? सत्य प्रसाद सिन्हा, सत्य प्रसाद सिन्हा था। इनका पूरा नाम क्या था? सत्य प्रसाद सिन्हा था। ठीक। इनको कार्यकारिणी परिषद में, इनको कार्यकारिणी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद में सदस्यता मिली, सदस्यता मिली जो विधिक सदस्य थे, जो विधि के सदस्य थे, जो विधिक सदस्य थे। ऐसे सदस्य थे, विधिक सदस्य थे। और ये कौन थे? प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय सदस्य, प्रथम भारतीय सदस्य, प्रथम भारतीय सदस्य। ठीक। ये रहा मतलब भारत परिषद अधिनियम 1909 का मतलब परिचय था। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव थे इंग्लैंड में। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना इनका मुख्य मतलब प्रावधान था। और इसे युगांतक तक चलने वाला नाम भी इन्होंने दिया था कि, और पूरक प्रश्न और बजट का संकल्प भी इसी प्रावधान में आया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो प्रथम भारतीय को सदस्यता मिली वो कौन थे? एसपी सिन्हा, सत्य प्रसाद सिन्हा थे। ठीक। और जो फैलाव हुआ केंद्रीय परिषद में, वो 16 सदस्यों से बढ़कर के हमारा क्या होता है? 60 सदस्यीय हो जाता है। और प्रांतीय परिषद और जो केंद्रीय परिषद हमारा था, केंद्रीय परिषद हमारा सरकारी बहुमत, सरकारी बहुमत, सरकारी बहुमत। और जो प्रांतीय परिषद था ये भी गैर सरकारी बहुमत से ही चल रहा था। ठीक। अब बात आती है यहाँ पे कि मतलब चुनाव की, यहाँ पे बात आती है चुनाव। भारत में सांप्रदायिक, भारत में प्रादेशिक, भारत में प्रादेशिक, भारत में प्रादेशिक व्यावसायिक, प्रादेशिक चुनाव, चुनाव व्यावसायिक व सांप्रदायिक, सांप्रदायिक व्यवस्था का भी प्रावधान लाया गया, प्रावधान लाया गया। ठीक। मतलब इसमें भारत में प्रादेशिक चुनाव व्यावसायिक व सांप्रदायिक व्यवसाय का, संप्रदाय का भी प्रावधान लाया गया। सांप्रदायिक चुनाव का प्रावधान भी लाया गया। ठीक। जो प्रादेशिक चुनाव प्रतिनिधित्व था, चुनाव प्रतिनिधित्व में व्यावसायिक व सांप्रदायिक चुनाव का प्रावधान भी लाया जाता है। ठीक। और इसी अधिनियम के तहत प्रादेशिक चुनाव प्रणाली के चलते इसी अधिनियम में
जो मुस्लिम थे, मुस्लिम सदस्य को मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही चुना जा सकता था। मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही चुना जा सकता था। ठीक, ये रहा मतलब। और सांप्रदायिक, इसी प्रावधान के तहत जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इसी के तहत भारत में जो वैधानिक सांप्रदायिकता का प्रावधान शामिल कर दिया गया, उसे अधिकार प्राप्त कर दिया गया। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी कहते हैं। सांप्रदायिकता का जनक, इसे लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ठीक, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। अब जो 1909 मतलब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इस अधिनियम, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक व सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रावधान भी लाया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक व सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रावधान लाया गया। इसमें पृथक चुनाव के तहत मुस्लिम सदस्यों का चयन मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ठीक है बच्चा। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक व सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रावधान लाया जाता है। और मुस्लिमों के लिए जो इसमें पृथक चुनाव के तहत मुस्लिमों के लिए जो प्रावधान था, तो जो मुस्लिम सदस्य का चयन, जो मुस्लिम सदस्य होंगे उनका चयन कौन करेगा? उनका चयन मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। मतलब जो मुस्लिम सदस्य निर्वाचित होंगे उनका मतलब मुस्लिम मतदाता ही उनका चयन कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार सांप्रदायिक मतदान को सांप्रदायिक मतदान को वैधानिकता मिलती है। वैधानिकता मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वैधानिकता मिलती है। क्या मिलती है? वैधानिकता मिलती है। ठीक, इसी अधिनियम के तहत अब ये जो मतदान की प्रक्रिया थी कि मुस्लिम
सदस्यों का चयन मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, इसको वैधानिकता मिल जाती है, मतलब इसको अधिकार मिल जाता है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक चुनाव का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक चुनाव का जनक भी कहा जाता है। ठीक, ये रहा। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों व जमींदारों के लिए भी अलग से प्रावधान बनाया गया। ठीक, ये रहा हमारा भारत परिषद 1909। अब टू बी कंटिन्यू हमारा कौन सा चलेगा, 1919, इसके बाद 1935, फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होगा 1935। तो भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के तहत भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक व सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रावधान लाया गया। इसमें पृथक चुनाव के तहत मुस्लिम सदस्यों का चयन मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार सांप्रदायिक मतदान को वैधानिकता मिल जाती है, मतलब अधिकार मिल जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक चुनाव का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेसिडेंसी, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों व जमींदारों के लिए भी अलग से प्रावधान बनाया जाता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत परिषद अधिनियम 1919, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अब इसी क्रम में हम भारत परिषद अधिनियम 1909 के बाद सीधे पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद 1909 को और किस नाम से जाना जाता था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नाम से जाना जाता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था। ये भारत के सचिव, और इस अधिनियम के जो मॉन्टेग्यू थे ये इस अधिनियम के जन्मदाता थे और भारत के सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड थे ये भारत के वायसराय थे। कौन थे, भारत के वायसराय। तो मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत के सचिव थे, और चेम्सफोर्ड कौन थे, भारत के वायसराय थे। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर 2021 में। ठीक, मॉन्टेग्यू जो थे इस अधिनियम के जन्मदाता भी कहा जाता है और भारत के सचिव के रूप में भी जाने जाते थे, और चेम्सफोर्ड हमारे जो थे भारत के वायसराय के रूप में जाने जाते थे। इस अधिनियम के तहत भारत में, मतलब ब्रिटिश में पहली बार द्वैत शासन की, ब्रिटिश प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन की शुरुआत होती है। और इस द्वैत शासन में मतलब हस्तांतरित विषयों को इस प्रकार विभाजित किया गया था कि जो मतलब प्रांत थे, विदेशी प्रांत या मतलब जो ब्रिटिश प्रांत थे, प्रांतों को कम
अधिक शक्तियां नहीं मिल सकी थी, उन्हें अधिक शक्तियां नहीं प्रदान हुई थी। और इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था, महिलाओं को मतदान करने का भी अधिकार प्रदान किया गया था। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार जो था इसी के तहत प्रदान हुआ। और भारत परिषद अधिनियम 1919 में ही द्वैत विधायिका, जो द्विसदनीय विधायिका थी, उसकी शुरुआत होती है। द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत होती है, जिसमें जो प्रथम सदन था वो था केंद्रीय विधानसभा और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद। ये द्विसदनीय सदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत होती है। और इसी में लोक सेवा आयोग का गठन भी लाया जाता है। इसी अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का भी गठन होता है, इसका भी प्रावधान लाया जाता है। और इसी अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही यह प्रावधान बनाया गया कि हर अगले 10 वर्षों में इसकी समीक्षा की जाएगी। ठीक है, ये था हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, जो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम है। ठीक, तो इसके बारे में हम जानते हैं। भारत के वायसराय, ब्रिटिश प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन की शुरुआत हुई। ब्रिटिश प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन की शुरुआत। द्वैत शासन की शुरुआत भारत में पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका का गठन केंद्रीय विधानसभा केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद। इसमें महिलाओं को मत देने का अधिकार, इसी अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान। ठीक, अब ये रहा भारत परिषद अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत के जो सचिव थे ये मॉन्टेग्यू थे और इस अधिनियम के जन्मदाता भी थे। चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय के रूप में जाने जाते थे। ब्रिटिश प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन की शुरुआत होती है। और इसी के तहत ये होता है कि जो भारत में विधान जो द्वैत शासन की ब्रिटिश प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। इस द्वैत शासन में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि जो हस्तांतरित विषय थे उसमें प्रांतों को अधिक शक्तियां नहीं प्रदान हो पाई थी। और इसी अधिनियम के तहत मतलब भारत में पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। ये प्रथम सदन का नाम था केंद्रीय विधानसभा, दूसरे सदन का नाम था केंद्रीय विधान परिषद। ठीक, और इसी के तहत महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार प्रदान किया गया भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत। लोक सेवा आयोग का गठन इसी प्रावधान के तहत होता है। लोक सेवा आयोग का गठन भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही होता है। ठीक, और इसी अधिनियम के तहत ऐसी व्यवस्था की जाती है कि आने वाले 10 वर्षों में इसकी समीक्षा की जाएगी। अब इस क्रम में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट शुरू होगा भारत परिषद अधिनियम 1935, जो कि अब तक का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम है। ये वीडियो भारत परिषद अधिनियम 1935 को थोड़ा डिटेल से पढ़ाना पड़ेगा। इसकी वीडियो अगले दिन आएगी। इसी